हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर को ऑलरेडी हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में पढ़ चुके हैं। जिसने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर प्लांट किंगडम चैप्टर्स तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है, इसके एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, एक एक वर्ड पे पकड़ बनानी है एनसीईआरटी के, तो मैं आपको कहूंगी कि जरूर से इस चैप्टर के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं चैनल पर उन्हें पूरा पूरा देखें। डेफिनेटली उसको देखने के बाद आपको प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो चलिए प्लांट किंगडम में अगर हम पहले बच्चों एनसीईआरटी से इस चैप्टर को एक बार देखें तो क्या ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में कोई चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। प्लांट किंगडम में यू ऑल नो 5 डिवीजन्स होते हैं एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, जिसमें से एंजियोस्पर्म डिवीजन जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल में था, बट न्यू एनसीईआरटी ने उसको सिर्फ एक पारा रखा है क्योंकि जो इसका लाइफ साइकिल है वो ऑलरेडी आप 12th में जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है। एंड दूसरा चेंज ये हुआ है कि ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पर एक टॉपिक था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें जो लाइफ साइकिल्स हैं अलग अलग हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उनको थोड़ा सा डिटेल में दिया था, बट वो पार्ट न्यू एनसीईआरटी ने हटा दिया है क्योंकि ये मानना है कि वो सब चीजें हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, बस उनके साइक्लिक डायग्राम्स यहाँ पर नहीं होते और उनकी कोई नीड भी नहीं है, ना ही उन पर बेस्ड कोई नीड में अलग से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप न्यू एनसीईआरटी से आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, नो नीड टू गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी। चलिए, तो इस चैप्टर में वी हैव डू क्वेश्चन सीरीज वाइज। पहले हम एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एक दो क्वेश्चन एंजियोस्पर्म के, क्योंकि एंजियोस्पर्म को डिटेल में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में आपको पढ़ना ही होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जब आप इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ना कुछ सिस्टम्स आपको बताए हैं क्लासिफिकेशन के। कई बार बच्चे सीधा एल्गी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। ये जो सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, इनमें सबसे पहले जो लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया, फिर बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया, और रिसेंटली हम जितने भी सिस्टम्स फॉलो करते हैं वो सब कौन से हैं बच्चों? वो सब हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। जस्ट अ मिनट बच्चों, वो सब हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स में यू ऑल नो क्या होता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स में इवोल्यूशन पर बेस्ड क्लासिफिकेशंस दिए जाते हैं। तो ये जो इसकी एक ब्रीफ नॉलेज है वो तुम्हें लेनी जरूरी है, इसको स्टार्टिंग में इसको रीड कर लेना। ठीक है, तो आपने सीरीज देखी ली है तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक पैराग्राफ में टेक्सोनॉमी की कुछ एडिशनल ब्रांचेस के बारे में बताया है कि अगर हम केमिकल्स पर बेस्ड करें तो कीमोटेक्सोनॉमी हुआ, कुछ डेटा एंड कोड्स को यूज करें तो वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हो गई, है ना। अगर हम सेल के इंफॉर्मेशन को कंसीडर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में तो वो हो गया साइटोटेक्सोनॉमी। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। अब ऐसा नहीं है कि लिनियस का नाम देखते ही आप सोचे कि अरे तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में था, यहाँ कहाँ से आ गया। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ यार, प्लांट किंगडम में हमने शुरू में पढ़ा था कि प्लांट्स के लिए जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। हालांकि उस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल क्यों कहा, ऐसा उन्होंने क्या किया था, तो यही इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल कहा जाता है बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी से तो ही आप आंसर दे पाओगे। देखो यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है क्यों इस सिस्टम को आर्टिफिशियल कहा गया, बिकॉज they separated the closely related species since they were based on a few characteristics। बहुत ही few characteristics पर बेस्ड थे इनिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें भी यहाँ आपको दे रखा है जो बहुत ही सुपरफिशियल चीजें होती है ना, जो प्लांट्स में हमें बाहर से दिख जाती हैं, जैसे प्लांट्स का हैबिट क्या है, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। अब आप सोचो इस बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करने चले तो हम कितनी इंपॉर्टेंट 2 स्पीशीज जो एक दूसरे से रिलेट कर सकती है उनको अलग अलग कर देंगे। इस वजह से इस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल नाम दिया गया। बट एक और चीज ध्यान रखना, इस क्लासिफिकेशन में मेनली तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, ये सब वेजिटेटिव ही तो है, बट इसमें एंड्रोशियम के कुछ फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया था। क्या पता क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप बनकर आ जाए और इसी लाइन पे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अब तुमसे यहाँ पर पूछा है कि क्यों इसे आर्टिफिशियल कहा गया। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अभी अभी हमने पढ़ा, फिर भी आगे देख लेते हैं। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज पर है क्या, बिल्कुल नहीं, इवोल्यूशनरी तो बहुत बाद में आए फाइलोजेनेटिक वाले। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स तो यहाँ पर कंसीडर ही नहीं हुए थे, एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स जैसा भी हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं पढ़ा है। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, समझ में आ गया किस तरह तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ एनसीईआरटी को सामने खोल के रखोगे तो कैसे कोरिलेट करके उसकी चीजों पर पकड़ बना सकते हो। एक बार तुमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन किया, सामने तुमने एनसीईआरटी खोल रखी है, एक बार फटफट एनसीईआरटी से देख लिया कि यार आर्टिफिशियल सिस्टम में और क्या क्या चीजें होती हैं। एक लास्ट लाइन जैसे इसमें और है गई कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं ये इक्वल वेटेज देते हैं किसको, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो तो बहुत ही इन्वायरमेंटल बेस्ड होते हैं कि भाई लीव्स का कलर क्या होगा, है ना, ये सब तो इन्वायरमेंटल चेंजेस से चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों पर क्लासिफाई करना साइंटिस्ट को नहीं जमा, और इसलिए लेटर ऑन एक नया क्लासिफिकेशन आया नेचुरल, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज तो की ही गई, साथ में एनाटॉमिकल स्टडीज भी की गई। यहां पर लिख रहा है इसको क्यों नेचुरल कहा, क्योंकि ये नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था, और इसमें नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं देखा, मॉर्फोलॉजी नहीं देखोगे तो स्पीशीज को पहचानोगे कैसे, तो एक्सटर्नल फीचर्स तो देखे ही देखे, प्लस साथ में इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान में रखा गया, जैसे प्लांट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एज वेल एज फाइटोकेमिस्ट्री। इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस थे। द मोस्ट कॉमन इज द बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, जो तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब ऐसा नहीं तुम इसको ढूंढने बैठ जाओ कि यार इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, दैट इज एनफ। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं मैं, समझ रहे हो मैं सीरीज क्यों तुम्हें करवा रही हूं, जिससे तुम तरीका समझो। ये मैटर नहीं करता कि तुमने एक दिन में, है ना, 150-200 क्वेश्चन किए, क्या पता लगा उसमें से कुछ निचोड़ ही नहीं निकाला तुमने, कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ रिवाइंड ही नहीं हुआ दिमाग में। आप चाहे से अच्छे क्वालिटी के 30 से 50 क्वेश्चन करो, लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आपकी एनसीईआरटी रिवाइज होनी चाहिए साथ साथ में, तब जाके नीट में आप 360 आउट ऑफ 360 ला पाओगे। ठीक है, चलिए भाई, ये देखो, अब इस पर एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे, यहाँ पर आपको मैच करना है। इफ यू नो ऑल अबाउट ऑल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो बहुत आसान है आपके लिए। आर्टिफिशियल सिस्टम इनमें से किस पर बेस्ड है, देखो सेम चीज आ गई, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। नेचुरल सिस्टम किस पर बेस्ड है, अभी अभी बताया था, नेचुरल एफिनिटीज पर, जिसमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स दोनों कंसीडर होते हैं। ठीक है, फाइलोजेनेटिक वर्ड कहीं भी आ जाए बायो में, हमेशा ध्यान रखना इट इंडिकेट इवोल्यूशन। तो ये किस पर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो 3 लास्ट में ब्रांच है टेक्सोनॉमी की, वो साफ साफ पता चल रहा है, नंबर्स एंड डेटाज यूज होते हैं जिनको कैलकुलेट वगैरह करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। बाकी नीट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि अगर ए का फर्स्ट है तो यू जस्ट हैव टू सी कि ए का फर्स्ट कितने ऑप्शंस में है। अगर एक ही में होता तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ जाते, अब क्योंकि 2 में है तो वी हैव टू चेक बी का थर्ड है, ये रहा तो हम बी कर देंगे। कभी कभार जल्दीबाजी में हम इसे टिक करके इसको भी कर देते हैं, तो प्लीज ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यस, स्पीड मैटर्स, लेकिन स्पीड में एक्यूरेसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो तुम्हें नॉलेज से मिलेगा। ठीक है, जितना चीजों को पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली सीखोगे, है ना, बार बार रिवाइज करोगे, उतना तुम उस टॉपिक में स्ट्रांग बनते जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। विच स्टेटमेंट अबाउट एल्गी, अब हम सीधा इनिशियल टॉपिक के मैंने तुम्हें क्वेश्चंस बता दिए किस तरह से बनते हैं। अब आते हैं हम प्लांट के वेरी फर्स्ट डिवीजन एल्गी पर। ठीक है, एल्गी के बारे में सबको पता है, लोअर मोस्ट प्लांट्स हैं जो काई लग जाती है बारिश के मौसम में, दैट इज सिंपली एल्गी। ठीक है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। प्रीवियस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि पहले साइंटिस्ट उसको प्लांट समझते थे क्योंकि वो भी ग्रीन दिखती है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है और उनका नया नामकरण कर दिया गया साइनोबैक्टीरिया। तो कभी भी ब्लू ग्रीन एल्गी को गलती से भी एल्गी प्लांट किंगडम में मत रख देना, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी एक मिसनोमर है, उसका जो नाम है वो हमें कंफ्यूज करता है। उसका रियल नेम है साइनोबैक्टीरिया एंड दैट बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम, जो बैक्टीरिया का किंगडम है। ठीक है, चलिए, तो एल्गी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो जो स्टार्टिंग पार्ट है ये आपने कभी अच्छे से पढ़ा है, एक एक लाइन समझ समझ के। अब यहाँ पे रीडिंग इज नॉट लाइक अ स्टोरी बुक कि ठीक है कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ लिया और इमेजिन कर लिया कि स्टोरी में ये चल रहा होगा, नहीं। एनसीईआरटी को रीड करने का मतलब है यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, जो मैंने उस सीरीज में समझाया है। इसीलिए बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने अच्छे से, जिनने पढ़ रखी है, जिनका कमांड है, वेल एंड गुड, कोई जरूरत नहीं है दोबारा लेक्चर्स देखने की। जिनका नहीं है कमांड, बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको लेक्चर्स
लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी हैं बच्चों, ठीक है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट सीरीज, वो मैंने इसी पर्पज से बनाई है कि जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं वो गलतियां होनी बंद हो जाए, ठीक है। अगेन बार बार याद दिला दूं कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए, तो अगर हम एल्गी की बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, नीट में सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं में होती हैं। देखते हैं, एक एक वर्ड पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, बिल्कुल ठीक है। सिंपल प्लांट्स हैं, थैलॉइड का मतलब समझते हो, जिसमें डिफरेंशिएट नहीं होता, रूट स्टेम लीफ, बिल्कुल ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक, अब मान लो कई बार हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में देखा हाँ यार क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल पढ़ा था ना ऊपर ऊपर से, हाँ सही है, और हम इसको टिक करके आगे बढ़ते, हमने देखा ही नहीं कि यहाँ हेट्रोट्रॉफिक लिखा है। वी नो प्लांट्स कभी हेट्रोट्रॉफिक थोड़ी ना होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। सेकंड, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मींस ओनली, क्यों भाई, एल्गी तो हर तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव भी करता है, एसेक्सुअल में स्पोर्स भी बनाता है, और सेक्सुअल में गैमीट्स बनाकर उनका फ्यूजन भी करता है। थर्ड, जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो अगर दोनों गैमीट साइज में या शेप में डिसिमिलर हैं तो आप उसे एनाइसोगैमी कहते हो ना, देखो यहाँ आइसोगैमी लिख दिया, गलत। A few of the massive forms of algae, a few of the massive forms of algae, वैसे एल्गी काई की तरह बहुत ही छोटे दिखने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन कुछ एल्गीज बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो समुद्र में कैल्प्स वगैरह होते हैं, क्लियरली लाइन लिखी हुई है क्या, सच एज कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, बिल्कुल ठीक है, मैंने पढ़ाते वक्त आपको फोटोग्राफ्स दिखाए थे कि किस तरह से दिखते हैं ये। देन एल्गी, तो ये सही हो गया। देन एल्गी आर नॉट यूजफुल टू मैन, क्यों भाई, एल्गी के तो हमने बहुत सारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़े हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमें सही मिला, ओनली फोर्थ, सो ऑप्शन सी, ठीक है। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, बट ये तभी कर पाओगे जब तुमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ रखा है और समझ रखा है। मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पर चीजों को समझना है बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी पार्ट से एक और क्वेश्चन बनाया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एल्गी, ठीक है। फर्स्ट, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन, इसमें ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में पढ़ोगे ना तो गलती पकड़ में नहीं आएगी। तो ये कह रहा है, इमेजिन करो या डायग्राम बनाते जाओ, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, हमें पता है फीमेल गैमीट अगर अलग होता है मेल से तो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, इसका फ्यूजन कराना है स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट के साथ, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हम इस कंडीशन को oogamous कहते हैं बच्चों? यस, क्लियर कट, अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ रखा है तो क्लियर कट आपको पता होगा, यहाँ पर oogamous की डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है oogamous क्या होता है, ये लास्ट लाइन, ठीक है। oogamous के एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस VF, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज आइसोगैमी, गलत। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स सिमिलर इन साइज इज कॉल्ड एनाइसोगैमी, फिर गलत। हो सकता है जल्दीबाजी में मैं दोनों स्टेटमेंट पढ़ती तो मुझे ध्यान नहीं रहता कहाँ आइसो है कहाँ एनाइसो, और मैं इसको भी ठीक कर देती। तो इसीलिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ इंटेलिजेंटली पढ़ना होगा, ठीक है। इन क्लोरोफाइसी, अब जब आप एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो बच्चों तो उसमें 3 एल्गी आती है ना, क्या तुमने ये जो पिगमेंट्स हैं इनको याद करने के लिए ट्रिक बना रखी है? भाई मैं तो अपने बच्चों को यही ट्रिक पढ़ाती हूँ हमेशा कि ये जो टेबल है ना तीनों एल्गी को डिफरेंशिएट करती हुई लास्ट में, एल्गी वाले टॉपिक में लास्ट में, इसमें पिगमेंट्स को कैसे याद रखोगे? इसमें पिगमेंट्स को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि ग्रीन, ब्राउन और रेड, ग्रीन, ब्राउन और रेड, इन तीनों एल्गी को सीक्वेंस में याद रखना है। अब यू ऑल नो क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है तो वो तो तीनों में होगा, तो ए लिख दो और फिर BCD लगा दो, तो कभी नहीं भूलोगे कि किस एल्गी में कौन सा पिगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है तुमको, देखो जरा, यहाँ पर तुम्हें बोला है कि क्लोरोफाइसी में मेजर पिगमेंट ए है, बिल्कुल ठीक है, और नीचे रोडोफाइसी में भी मेजर पिगमेंट ए है, बिल्कुल ठीक है। ये ग्रीन है, ये रेड है, बीच वाला ब्राउन हटा दिया तो हमें यहाँ BCD करना है, तो इसमें B और इसमें D, बिल्कुल ठीक है, ये रहा B और ये रहा D, ठीक है। एंड साथ में स्टोर्ड फूड भी पूछा है। स्टोर्ड फूड पे बच्चों बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, तीनों के स्टोर्ड फूड तुम्हें एकदम ऑन द टिप रटे हुए होने चाहिए, यूं समझ लो। हमेशा ध्यान रखो जो ग्रीन एल्गी है वो नॉर्मली प्लांट्स की तरह स्टार्च को स्टोर करती है, ठीक है। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में स्टार्च तो है, लेकिन स्टार्च मतलब स्टार्च तो है नहीं, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, जैसे मैनिटॉल और लेमिनेरिन। जैसे तुम्हें याद हो तो लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, तो लेमिनेरिन ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड है, ठीक है। और
रेड एल्गी की अगर हम बात करें तो रेड एल्गी स्टार्च की मॉडिफाइड फॉर्म को स्टोर करता है, दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। जब मैं तुम्हें पहली बार पढ़ाऊंगी तो तुम्हें लगेगा हाँ इसमें क्या समझने जैसा है, ये तो हमें समझ में आ गया मैम। लेकिन डाइवर्सिटी की खासियत क्या है बच्चों की, अगर तुमने इन चीजों को बार बार रिवाइज नहीं किया, रिपीट नहीं किया, तो कुछ मंथ्स बाद तुम भूल जाओगे कि किसका स्टोर्ड फूड क्या था, ठीक है। तो इसीलिए बायो में बार बार चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को, कहाँ गया हमारा ये रहा। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, हमें सही स्टेटमेंट मिल गया क्या हमारा कि ग्रीन एल्गी में स्टार्च है और रेड एल्गी में मैनिटॉल है। कर दिया ना गड़बड़, अब समझ के पढ़ाए तो तुरंत याद आ जाएगा कि यार मैनिटॉल तो ब्राउन एल्गी में था। ओके, तो यहाँ पर हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हुए बच्चों, यहाँ पर ए सही है और डी सही है, ए एंड डी आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी इंक्लूड, अच्छा हाँ, अब एल्गी में जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों उन्हें भी तुम ध्यान से पढ़ लेना। एल्गी के जो एग्जाम्पल्स हैं कि ग्रीन में कौन आता है, ब्राउन में कौन आता है, रेड में कौन आता है, दैट मैटर्स वेरी मच। उनपे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं जो डायग्राम बेस्ड हैं। ये वाले सारे एग्जाम्पल मैंने लेक्चर में बार बार वाइवा जब ऑफलाइन क्लासेस होती है वहां तो मैं बच्चों से पूछती भी हूँ बार बार, जिससे उनको याद हो जाए कि चीजें किस तरह याद की जाती है। और ये स्पेशली इस पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी तुम याद कर लेना। जैसे मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पर, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों गैमीट्स की, तो गैमीट्स में आइसोगैमी भी होती है और अनाइसोगैमी भी होती है, ठीक है। अब अगर आइसोगैमी हो रही है ना, यानी दोनों गैमीट साइज में सिमिलर हैं, तो या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। तो ध्यान रखना, अगर दोनों ही गैमीट्स फ्लैजिलेटेड है ना, तो उसमें आपको एग्जांपल याद रखना है यूलोथ्रिक्स का। ऐसे साइड में छोटी छोटी फोटोज बना सकते हो। अगर दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन दोनों पे ही फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो उसमें आपको एग्जांपल ध्यान रखना है स्पाइरोगायरा का, है ना। स्पाइरोगायरा पे से स्पाइरल नहीं बनाना, कैसे भी याद रख सकते हो जैसे तुम्हें याद हो। एंड अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों किसका, अगर हम बात करें एनाइसोगैमी, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, फ्लैजिला से हमें कोई मतलब नहीं है, तो फिर उसमें ये एग्जांपल ना न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुआ था, बहुत ओल्ड एडिशन में ये नाम ही नहीं है। देन यू हैव टू रिमेंबर यूडोरेना और ऊगैमस में, ऊगैमस कंडीशन क्या होती है, जहां पे मेल गैमीट हमेशा छोटा और मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट हमेशा बड़ा और नॉन मोटाइल होता है, वहां पर आपको वीएफ यानी वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस याद रखना है। ये एकदम अच्छे से आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। प्लस ऊपर कुछ फॉर्म्स के एग्जांपल हैं, जैसे एल्गी जो है उसमें कोलोनियल एल्गी है वॉल्वॉक्स, वेरी सिंपल। फिलामेंटस एल्गी में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा एकदम ऑन द टिप्स होता है। मैसिव फॉर्म्स में कैल्प्स हो गए, ब्राउन एल्गी हो गए, ठीक है, याद रहेगा। तो बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखो, एल्गी इंक्लूड यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, बताओ। अच्छा, अब ध्यान करो, जब मैंने तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कराए थे तो वहां कहा था तुम्हें कि जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है ना, ये दोनों सिंगल सेल्ड एल्गी हैं। तो जो आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, वो कहता है कि क्योंकि ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, प्लांट्स यूकैरियोट ही तो हैं और ये सिंगल सेल्ड हैं, तो इन्हें प्लांट किंगडम में नहीं बल्कि प्रोटिस्टा किंगडम में रखना चाहिए। तो कोई क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तब तो तुम क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए कि इनको कहाँ रखा गया है, तब तो तुम उनको प्रोटिस्टा किंगडम में कंसीडर करोगे। हालांकि एनसीईआरटी में जो 5 ग्रुप हैं प्रोटिस्टा किंगडम के, उनमें कहीं भी इनका नाम नहीं है, बस एक लाइन लिखी हुई है। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना जहां पे तुमसे एल्गी में यूनिसेलुलर फॉर्म पूछी है, तो फिर तुम्हें क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला जो भी ऑप्शन में दिया है वो यहीं पर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास 2 ऑप्शंस में दिया है। फिलामेंटस फॉर्म में हमेशा ध्यान रखो, आपकी बुक में डायग्राम है स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स का, मतलब आपकी बुक में जो डायग्राम है वो स्पाइरोगायरा का है, ये सॉरी वो यूलोथ्रिक्स का है। और इसके साथ में हमेशा बच्चों को स्पाइरोगायरा भी बनवा देती हूँ कि यहाँ पर आप लोग स्पाइरोगायरा भी बना के रख लो, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि 2 फिलामेंटस एल्गी कौन से हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है, क्लियर है। एंड तो ये कह रहा है कि फिलामेंटस फॉर्म में हम किसको रखें, तो यूलोथ्रिक्स को रख दो। और कोलोनियल एल्गी तो भाई वो वॉलीबॉल फुटबॉल जैसी आपको दिखी रही है, वॉलबॉक्स है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया हमें, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से यू हैव टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। नाउ चूज फ्रॉम द ग्रुप बिलो मरीन एल्गी दैट आर यूज्ड एज फूड। अब ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें मैंने तुमको एक सिंपल सी ट्रिक याद करवा रखी है कि भाई जो एल्गी के इकोनॉमिकल यूजेस हैं उसमें, कहाँ गया, जो एल्गी के इकोनॉमिकल यूजेस हैं उसमें एडिबल एल्गी, वो एल्गी जिनको हम खाते हैं, उन्हें पल्स से याद रखो। जैसे हम दालें खाते हैं ना पल्स, तो उसमें PLS पल्स प्रोनाउंसिएशन होता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम,
ठीक है। सार्गैसम, सार्गैसम को स्फेग्नम मत कर देना, स्फेग्नम एक मॉस है। बार बार जब दिमाग को याद दिलाओगे ना ये चीज की स्फेग्नम एक मॉस है तो ही याद आएगा एग्जाम में, वरना नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे पूछा है मरीन एल्गी के लिए हमने ट्रिक याद कर रखी है, पल्स, ये रहा पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गैसम। इसमें कंफ्यूज किया नहीं, वरना मैं इस क्वेश्चन में ना पोरफेरिया, लेमिनेरिया एंड स्फेग्नम भी डाल देती। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। वी ऑल नो अगार रेड एल्गी से मिलता है। इसका रेड एल्गी के नाम याद है? जीजी, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ना एनसीईआरटी में बच्चों इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाला, इस पे स्टार बना देना। जब भी प्लांट किंगडम रिवाइज करते हो, सारे इकोनॉमिकल यूजेस रिवाइज कर रहे हैं तुमको, नोट्स बना रखे हैं तो वहां से रिवाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर एनसीईआरटी साथ में खुली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई अगार का यूज बताओ। तुम्हें पता है तुम जब बाजार की आइसक्रीम खाते हो उसमें जो एकदम क्रीमीनेस स्मूथ सा होता है वो किसकी वजह से होता है? अगार की वजह से। एंड यू ऑल नो कि लेबोरेटरी में जब हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो कल्चर मीडियम में क्या ऐड करते हैं? अगार। तो अगार का यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, बिल्कुल ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज भी ठीक है। तो जल्दीबाजी में ए मत टिक करके आ जाना। यहाँ पर आंसर क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। इसलिए चारों ऑप्शंस को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, चाहे से अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों ऑप्शन तो ध्यान से हर ऑप्शन को पढ़ो। सिर्फ एक बार सरसरी निगाहों से देखना है कि हाँ यार सही है या गलत, तो फटाफट भी पढ़ सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आपने थ्रू आउट द ईयर कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कितनी कमांड बनाई है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? AR टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर। क्या? बिल्कुल, क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना, ग्रीन एल्गी है, जबकि ध्यान रखना बच्चों स्पाइरुलिना ग्रीन एल्गी नहीं है, स्पाइरुलिना ना एक BGA है, बट इसको भी स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं क्योंकि इन दोनों में ही प्रोटीन होता है। तो एज अ सप्लीमेंट प्रोटीन टैबलेट्स, ऑर्गेनिक टैबलेट्स होती हैं जो एज अ फूड सप्लीमेंट ली जाती हैं और स्पेस ट्रैवलर्स भी इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्या ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी हैं? बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सिंगल सेल्ड हैं। BGA है तो है ही सिंगल सेल्ड, बैक्टीरिया तो वैसे ही सिंगल सेल्ड होते हैं। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? यस, दोनों सही हैं। बट क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? अगर रीजन में ये लिखा होता कि दे बोथ आर प्रोटीन रिच सो एक्ट एज फूड सप्लीमेंट, तब तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बट इस केस में नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा नॉट द करेक्ट वन, सो ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है हाइड्रोकोलॉइड्स। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी इकोनॉमिकल यूज में हाइड्रोकोलॉइड्स पे भी क्वेश्चन है ना बच्चों। हाइड्रोकोलॉइड समझते हो क्या? हाइड्रोकोलॉइड ना जेल के जैसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे अगर कोई मेडिकली इनको यूज किया जाता है, जैसे कोई जल जाता है तो उसके जली हुई स्किन अब एक्सपोज हो गई तो उस पर आप है ना कोई भी क्रीम नहीं लगा सकते, अंदर के टिश्यूज में जलन होगी, तो उसके लिए ना क्या करते हैं वहां पर इस तरह के स्मूथ जेल्स लगाए जाते हैं हाइड्रोकोलॉइड, क्योंकि वो जेल लगा देने से अब जो पानी है वो अंदर नहीं जाएगा, इन्फेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो दे आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये एक यूज बताया मैंने, इनके और भी बहुत सारे यूज है। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड। दो हाइड्रोकोलॉइड तुम्हें याद रखने हैं, एल्जिन और कैरागीन। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि कौन किससे मिलता है, तो हमेशा ध्यान रखो कार रेड एल्गी से मिलता है। कार, कैरागीन में कार, रेड, कार आर पे खत्म हो रहा है, रेड एल्गी से मिलता है। ठीक है, तो तुमसे पूछा है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एल्जिन किससे मिलेगा? ब्राउन से, और कैरागीन किससे मिलेगा? रेड से। देख लो ब्राउन एंड रेड, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर? ऐसे ना फटाफट फटाफट लिख लिख के भी कर सकते हो तुम, दिमाग में चल रहा है तो अच्छी बात है, वरना लिख के अगर ज्यादा एक्यूरेसी होती है तो आप लिख के करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिनॉइड्स। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अगर तुम यहाँ पे ग्रीन एल्गी को स्पेशली पढ़ोगे तो इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है वो पायरिनॉइड से आता है। इसमें अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि यार देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, पायरिनॉइड, पी फॉर पायरिनॉइड, पी फॉर प्रोटीन, ये क्या करते हैं? ग्रीन एल्गी स्टार्च को तो स्टोर करते ही हैं, बट उसके अलावा पायरिनॉइड्स नाम के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कि ये प्रोटीन्स को स्टोर कर लेते हैं। ये प्रोटीन का कोर है, पी फॉर पायरिनॉइड, पी फॉर प्रोटीन, एक प्रोटीन का कोर होता है, और इस प्रोटीन कोर को, दिस इज प्रोटीन कोर, इस प्रोटीन कोर को सराउंड करती हुई एक स्टार्च की शीट होती है। किसकी शीट होती है? याद रख सकोगे क्या तुम? तुम्हें कैसे कंफ्यूज करते हैं कि कोर किसका है और शीट किसकी है? तो एस फॉर स्टार्च, उसकी शीट बना दो। पी फॉर पायरिनॉइड, तो जो मेन सेंटर है वो किसका बना दो? प्रोटीन का बना दो। ठीक है, बस यही आप साइड में छोटा सा डायग्राम बना के रख सकते हो। तो अगर हम इसको देखें तो हमें क्या करना है? पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, बताओ, कोर ऑफ स्टार्च नहीं, कोर ऑफ प्रोटीन तो ठीक है बट फैटी शीट नहीं, प्रोटीनेशियस सेंटर यस, स्टार्ची शीट यस, तो ऑप्शन सी।
ठीक है, इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना भी आना चाहिए बच्चों, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके ग्रीन एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं ब्राउन एल्गी के कुछ क्वेश्चन पर। ब्राउन एल्गी में क्या है, द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी वेरीज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। अब अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, उसको आएगा ही नहीं क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, तुम सोचोगे ब्राउन एल्गी में ग्रीन कलर का क्या काम, बट पढ़ लो यहाँ क्या लिख रहा है कि दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ये क्यों वेरी करता है, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। कौन सा ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोज़ैंथिन। ठीक है, जितना इसका अमाउंट होगा उतना ही ब्राउन कलर आता जाएगा। तो यहाँ पर तुमसे बोला है कि भाई ब्राउन एल्गी का कलर वेरी करता है, बिल्कुल करता है। क्यों करता है, इन ब्राउन एल्गी अमाउंट ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर वेरिएशन। कितना अच्छा यार टाइप क्वेश्चन है ना, साफ पता चल रहा है कि रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ ये देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन, मैनिटॉल हमने भी थोड़ी देर पहले याद किया था, ब्राउन एल्गी में होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। वो मैंने आपको क्विक शॉर्ट, हम इस चैनल पे ना मैंने एक क्विक शॉर्ट बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें मैं डेली शॉर्ट्स डालती हूँ। तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स और रील्स वगैरह देखने की आदत होती है ना, तो ज्यादा अच्छा है, जब तक नीट क्रैक नहीं हो जाए तो तुम ऐसे शॉर्ट्स और रील्स देखा करो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं या कुछ पढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, सो मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन, मैनिटॉल ब्राउन एल्गी में होगा। क्या सबको पता है, पीपीजीजी रेड एल्गी है, तो परफायरा तो रेड एल्गी हो गई, तो ये तो हटा दो। फ्यूकस बिल्कुल ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है, डायग्राम भी बना हुआ है इसका। जी ग्रासिलेरिया रेड एल्गी में आता है और क्यारा तो ग्रीन एल्गी है ही, तो आंसर हो गया फ्यूकस। बट छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने एग्जाम्पल्स पे पकड़ बनाई हुई है। फ्यूकस का डायग्राम देखा है ना आपने एनसीईआरटी में, ये देखो जिसमें छोटे छोटे एयर ब्लैडर बने हुए हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्यूकस। मैं तो बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि अपनी एनसीईआरटी में इनके नाम लिखते चलो, चाहे कितने नीचे लिखे हुए हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग में लिखे हुए होंगे, तो जब तुम रिवीजन करोगे तब तुम्हें इजीली समझ आ जाएंगी चीजें, उस पर ध्यान जाएगा। ठीक है, देन ब्राउन एल्गी में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। अब यहाँ पर जब आप ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ते हो ना बच्चों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है कि ब्राउन एल्गी में ना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है, ये रहा, ये वाले पैराग्राफ में क्या दे रखा है, वो चीज तुम्हें यहाँ टेबल में भी समझाई है, मैंने लेक्चर्स के वक्त बताया है कि हमेशा ध्यान रखना कि ग्रीन एल्गी में चाहे स्पोर हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पोर बनेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट बनेंगे। तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें स्पोर या गैमीट जब भी बनेंगे ना, उन पर हमेशा एपेक्स पर फ्लैजिला होगी, और फ्लैजिला कितनी हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 2 से 8 कितनी भी हो सकती है। कहाँ होगी, एपेक्स पर होगी, सारी इक्वल होंगी और नंबर होगा 2 से 8। लेकिन अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी में चाहे ये स्पोर है चाहे ये गैमीट है, अगर फ्लैजिला है तो सिर्फ 2 ही फ्लैजिला होंगी, दोनों अनइक्वल होंगी, एक बड़ी एक छोटी, और एपेक्स पे नहीं होकर लैटरली होंगी, क्योंकि इनके जो स्पोर या गैमीट्स होते हैं ना, वो ऐसे थोड़े पायरेनॉइड होते हैं, पेयर शेप्ड होते हैं, तो एक फ्लैजिला ऐसे और एक फ्लैजिला ऐसे लगी रहती है। ठीक है, तो हमेशा ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होंगी, अनइक्वल होंगी और लैटरल होंगी, जबकि रोडोफाइसी में कभी भी फ्लैजिलेटेड स्टेज होती ही नहीं है, ना ये फ्लैजिलेटेड स्पोर बनाते हैं ना ये फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनाते हैं, तो फ्लैजिला एब्सेंट, ये सबको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ब्राउन एल्गी में, जैसे ही ब्राउन एल्गी आए ना, तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि मैम ने क्या बताया था, इस तरह वाली कंडीशन बताई थी, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट भी लिख दिया, पेयर शेप लिखा है बिल्कुल ठीक, 2 अनइक्वल फ्लैजिला लिखिए। अगर तुम इसको सही करके आ गए तो तुम्हारे तो गए ना -5, आता था और फिर गलती हो गई तो -5, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है तो गैमीट कहाँ से आ गए, अगला ऑप्शन है स्पोर्स, जिसमें सेम फीचर्स लिखे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस क्या हुई बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला ग्रीन एल्गी में होते हैं। समझ रहे हो ना किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है हमें। देन एक रेड एल्गी का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, रोडोफाइटा, वही रोडोफाइसी इज रेड इन कलर, यस वी नो। क्यों भाई, क्योंकि उसमें आर फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है, कुछ नई बात नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये रहा फाइकोएरिथ्रिन, थ्योरी में भी है, टेबल में भी है। ठीक है, नाउ इसका स्पेशल काम क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन इज एबल टू एब्जॉर्ब
ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड कलर। ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि कोई भी नेचुरल चीज हमें जो कलर दिखाई देता है उसका, वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे प्लांट्स हमें ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि प्लांट्स का क्लोरोफिल ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बट ऑब्वियस रेड एल्गी रेड क्यों दिख रही है, क्योंकि उसके पास R5 है, और R5 का नेचर क्या है कि वो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है जबकि रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हुआ। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देन एल्गी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बाद में ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको अगेन देखो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे हमारी पूरी टेबल रिवाइज हो गई है ना, फिर भी आप एक बार इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेजर पिगमेंट बताना है, सबको पता है ए और फिर BCD। तो ए और बी मेजर पिगमेंट्स हैं, ये रहा ए और बी, दो ऑप्शंस में दिया है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। यहाँ स्टोर्ड फूड बताना है रेड एल्गी का। रेड एल्गी का क्या बताया था मैंने तुम्हें, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो हमें आंसर तो वैसे ही मिल गया। फिर भी आगे देख लेते हैं, सेल वॉल किसकी बनी होती है। यस, डू रिमेंबर क्लोरोफाइसी, मतलब वैसे तो तीनों ही प्लांट हैं, तीनों में ही सेल्यूलोज होगा, बट सेल्यूलोज के अलावा ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज के अलावा एल्जिन प्रेजेंट होता है बच्चों, और रेड एल्गी में सेल्यूलोज के अलावा कैरागीन प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये दोनों हाइड्रोकोलाइड इन दोनों एल्गी से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्जिन आ जाएगा, सेल्यूलोज तो है ही, एल्जिन हो गया। एंड डी में क्या बताना है, फ्लैजिला, भी अभी बताया था। रेड एल्गी में फ्लैजिलेटेड स्टेज एब्सेंट होती है, नॉट प्रेजेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। मतलब अगर स्टोर्ड फूड आता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं, वरना रह जाता हमारा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया क्या किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये हमने एल्गी को एक तरह से, मुझे नहीं लगता कोई चीज छोड़ी है, बट फिर भी मैं तुम्हें कहूंगी कि जैसे ही मैं तुम्हें कोई भी एक टॉपिक कराती हूँ उसके बाद तुम्हें एक बार गो थ्रू होना है पूरा एनसीईआरटी से उस टॉपिक को। और अगर और भी कोई कीवर्ड ऐसा रह गया जो मैम ने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, बाई चांस वो क्वेश्चन में नहीं आया है, तो वो भी साथ के साथ आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब स्टार्ट करेंगे हम ब्रायोफाइट्स। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स के कुछ क्वेश्चंस। रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड आपको पहचानना है कि ये स्टेटमेंट्स किसके लिए एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट, दे इंक्लूड वेरियस मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। हालांकि फर्स्ट ये लाइन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि लिवरवर्ट्स एंड मॉसेज ब्रायोफाइट्स में आते हैं, बट जरूरी नहीं है नीट में इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आ ही जाए। बट अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन तुम करते हो ना, तुम्हें आंसर मिल भी जाए तो ठीक है, इट्स वेरी गुड। बट मैं कहूंगी आप सारे स्टेटमेंट जरूर पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस करने का पर्पस सिर्फ सही आंसर निकालना नहीं है, हमें रिवीजन भी तो करना है ना। के लिए आप देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भाई मॉसेज और लिवरवर्ट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। विच आर ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स, बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये शेडेड एरियाज में ग्रो करते हैं। ठीक है, देन आगे क्या दिया है, आगे दिया है दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, बिल्कुल ठीक है। हमेशा ध्यान रखें ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नहीं होते, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है बच्चों? यस, हमेशा ध्यान रखना, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो आप पांचों डिविजन्स के साइड में जरूर से मेंशन कर दें कि इनकी डोमिनेंट स्टेज क्या है, मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो डू रिमेंबर एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, ये जो दो शुरुआती डिविजन्स हैं ये हैप्लॉइड हैं, डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम समय के लिए बनाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म तीनों डिप्लॉइड प्लांट्स में आते हैं क्योंकि उनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। ठीक है, क्लियर। बट अगर हम सीड्स वाइज देखें तो फिर आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को एक साथ रखना होगा क्योंकि तीनों में ही सीड्स नहीं होते, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक अलग ग्रुप में रखना होगा क्योंकि वो दोनों सीड्स बनाते हैं। ठीक है, नाउ दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी स्पोरोफाइट, बिल्कुल ठीक है, विच इज नॉट फ्री लिविंग। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना कि जब भी आप लाइफ साइकिल्स की तरफ जाते हो ना प्लांट किंगडम में, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट बच्चों को लगता है, एल्गी तो बहुत पढ़ने में मजा आता है, ठीक है, बट जब आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो वहां पर जब लाइफ साइकिल की बात होती है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्पोरोफाइट क्या है, गेमिटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है। तो अगर बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ना है तब तो मैं वही अगेन कहूंगी कि आपको सीरीज के लेक्चर्स देखने हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बट इन शॉर्ट अगर रिवाइज करना है तो तुम देखो, हमेशा ध्यान रखो कोई भी प्लांट डिवीजन हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, एनीवन, सभी में दो स्टेज आएंगी। एक स्टेज का नाम होता है गेमिटोफाइट
और एक स्टेज का नाम होता है स्पोरोफाइट। ये दो प्लांट स्टेज, मतलब ये दो स्टेज प्लांट्स के लाइफ साइकिल में देखने को मिलती हैं। अब ये हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि जो गैमीटोफाइट है ना, जो गैमीटोफाइट है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड स्टेज होती है हमेशा, और जो स्पोरोफाइट है वो हमेशा डिप्लॉइड स्टेज होती है। ठीक है, गैमीटोफाइट कौन सी स्टेज होगी प्लांट की, हैप्लॉइड स्टेज, और स्पोरोफाइट कौन सी स्टेज होगी, डिप्लॉइड स्टेज। ऐसे याद रखना, गैमीटोफाइट गैमीट बनाता है। गैमीटोफाइट की डेफिनेशन क्या है, जो गैमीट बनाए, और क्योंकि गैमीटोफाइट खुद एन है और गैमीट्स भी एन होते हैं, तो बट ऑब्वियस कभी भी गैमीटोफाइट मियोसिस करेगा क्या, नेवर। ठीक है, अब तुम सोचो गैमीट से स्पोरोफाइट बनना कैसे पॉसिबल है भाई, तभी तो पॉसिबल है जब दो अलग अलग गैमीट्स फ्यूजन करें, फ्यूजन करके जायगॉट बनाएं, और जायगॉट कैसा होता है बच्चों, 2n होता है, वी ऑल नो। तो जायगॉट जब मल्टीप्लाई करेगा तो स्पोरोफाइट बनेगा कि नहीं बनेगा, जब जायगॉट एक सिंगल सेल्ड स्टेज है, अगर वो मल्टीप्लाई करेगी, माइटोटिकली डिवाइड करेगी, तो एक मल्टी सेलुलर स्टेज बन जाएगी, उसी को तो स्पोरोफाइट कहते हैं हम। जायगॉट के मल्टीप्लिकेशन से जो न्यू प्लांट बॉडी बनेगी वो होगी स्पोरोफाइट। ये अलग अलग होती है अलग अलग प्लांट्स में ना, इनके स्टेजेस के नाम अलग अलग। ठीक है, अब स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट वो स्टेज है जो स्पोर्स बनाएगी, एंड यू ऑल नो प्लांट्स में स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड। तो प्लांट्स में मियोसिस कब होता है, जब स्पोरोफाइट स्पोर्स बना रहा होता है, एंड इसी मियोसिस को आप कहते हैं बच्चों स्पोरिक मियोसिस। बस इसका एक एक्सेप्शन होता है एल्गी डिवीजन। एल्गी डिवीजन में जो जायगॉट है ना वो कभी भी कोई स्पोरोफाइटिक स्टेज बनाता ही नहीं है, सीधा जायगॉट डिवाइड करके स्पोर्स बना देता है, इसलिए वहां पर मियोसिस को जायगोटिक मियोसिस कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे चार्ट्स के थ्रू सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें स्पोरिक मियोसिस होता है, बट एल्गी में सीधा जायगोट स्पोर्स बनाता है, इसलिए जायगोटिक मियोसिस। ठीक है, अब स्पोर्स बन गए, स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, तो मान लो ये मिट्टी में स्पोर पड़े हैं, अब स्पोर को जर्मिनेट करके एक नई स्टेज बनानी है, नया प्लांट बॉडी बनाना है, तो बट ऑब्वियस स्पोर से जो नई प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी बच्चों, वो होगी हैप्लॉइड। तो बट ऑब्वियस स्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा तो स्पोर के जर्मिनेशन से जो न्यू स्टेज आती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट। अगर इस लाइफ साइकिल को तुमने एक बार अच्छे से समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, 2-4 बार बना के देख लिया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, तो तुम इन चीजों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। वरना प्लांट किंगडम में जब भी हम लाइफ साइकिल के क्वेश्चंस करते हैं ना, हमें यही समझ नहीं आता कि स्पोरोफाइट कौन है, स्पोर कौन है, गैमीट क्या है। तो एक चीज तो तुमको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट, अब तुम्हें डिवीजन वाइज पता होना चाहिए कि एल्गी में ये स्टेज कौन कौन सी है, ब्रायोफाइटा में क्या है, टेरिडोफाइटा में क्या है। ठीक है, तो भाई एल्गी में तो मैंने तुम्हें कहा ये तो आता ही नहीं है, तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो वो क्या है, गैमेटोफाइट। जब भी उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, गैमीट्स बनेगा, फ्यूजन से जायगोट बनेगा, सीधा स्पोरिक मियोसिस, जायगोटिक मियोसिस हुआ, स्पोर बने, और स्पोर से नया एल्गी बन गया। सिंपल लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक बोलते हो तुम। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, तो ब्रायोफाइट्स में अब तुम समझना, मैंने अभी हमने क्वेश्चन किया, उसमें कहा कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। उसको क्या बनाने पड़ेंगे, गैमीट्स। तो गैमीट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, जायगोट। अब जायगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, तो हम कभी लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते ही नहीं कि अगर मेरे सामने एक ब्रायोफाइटा का प्लांट है, जैसे तुम एनसीईआरटी में कोई भी फोटोग्राफ देख लो, मैं जनरली इस लाइफ साइकिल को बच्चों को इससे समझाती हूँ, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ फ्यूनेरिया, वेरी कॉमन मॉस, जो कि नीट में बहुत कॉमनली पूछा जाता है बच्चों। दिस इज अ मॉस। ठीक है, फ्यूनेरिया आप सबको पता है एक मॉस है ना। तो फ्यूनेरिया में जो कि एक मॉस है, आपको ये प्लांट दिख रहा है, ये वाला प्लांट दिख रहा है, ये एक नॉर्मल प्लांट के जैसा ही है ना, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी है, इसने गैमीट्स बनाए। गैमीट्स बनाने के लिए पहले सेक्स ऑर्गन भी तो चाहिए। तो आपको पता है क्या, प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, एंथीरिडियम, आर्किगोनियम। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता यार ये एंथीरिडियम, आर्किगोनियम क्या है। हमेशा ध्यान रखो, प्लांट बॉडी में एंथीरिडियम, आर्किगोनियम उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एंथीरिडियम यानी एंथर से रिलेटेड है, मेल गैमीट बनाएगा, आर्किगोनियम आर्की से रिलेटेड है, फीमेल गैमीट बनाएगा। यही हिडन सेक्स ऑर्गन्स है, हमको अलग से कुछ दिख नहीं रहा, फ्लावर वगैरह की तरह कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब उनमें गैमीट बना, फ्यूजन हुआ, जरूरी नहीं है एक ही प्लांट में फ्यूजन हो, कहीं दूसरी जगह से भी मेल गैमीट स्विम करके आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि
ब्रायोफाइट्स को क्या करना है, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट्स को मिलाना है और उनके गैमीट सिर्फ पानी में तैरते हुए ही पहुंच सकते हैं। सो चाहे ये लैंड पर रह रहे हैं बट दे रिक्वायर वाटर एसेंशियली टू कैरी आउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रायोफाइट उग रहे हैं, पानी की बूंदें पड़ी हैं, तो वो पानी की बूंदें उनके लिए स्विमिंग पूल का काम कर जाएंगे। उनको कोई ऐसे बड़े बड़े तालाब में नहीं जाना फ्रॉग्स की तरह कूद के, वो थोड़ी ना कर सकते हैं प्लांट। तो पानी की बूंदों से ही एक प्लांट का गैमीट दूसरे प्लांट तक पहुंच जाएगा, हमेशा मेल गैमीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, एंड यू नो क्या, प्लांट्स में इनमें मेल गैमीट्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं इस तरह के, इनको एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। ये टर्म्स हैं, अगर इन टर्म्स को तुमने सीख लिया तो प्लांट किंगडम के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और अगर इन टर्म्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, कभी प्रैक्टिकली सोचा ही नहीं कि एंथेरोजॉइड, एंथर यानी मेल, जॉइड यानी जू यानी फ्लैजिला, एक मोटाइल बॉडी, तो फिर तुम इसको कोरिलेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहुंच गया फीमेल गैमीट तक, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे कहीं जायगोट बन गया, हमें कुछ दिख नहीं रहा। अब उस जायगोट से ऊपर दिख रहा है तुम्हें एक एडिशनल स्ट्रक्चर, यही तो इनका स्पोरोफाइट है, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड है। यानी सोचो एक ही प्लांट बॉडी में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट है, जब उसने गैमीट बनाया, फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, उस जायगोट के मल्टीप्लिकेशन से उसी प्लांट बॉडी के ऊपर एक नई प्लांट बॉडी बन गई, वो है इनका स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, तो क्यों ये इसके ऊपर होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वो जायगोट था, वो यहाँ गिर जाता और यहाँ पे नया स्पोरोफाइट बनाता, नहीं, क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा है, हमेशा ध्यान रखना, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट, एक मिनट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। किस पे डिपेंडेंट, गैमीटोफाइट पे। यहां तो इसको ग्रीन दिखाया है बट ज्यादातर केसेस में ग्रीन नहीं होता, ये ब्राउन या किसी और कलर का होता है। ग्रीन होता है तो बहुत पार्शियली होता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकता, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, अपने मेन प्लांट बॉडी से मिलेगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रहेगी कि ब्रायोफाइट्स में कौन गैमीटोफाइट है कौन स्पोरोफाइट है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो ये इनका मेन प्लांट है, तो ये गैमीटोफाइट है जो जायगोट से ऊपर बना। यहाँ पर एक इमेजिन कर सकते हो, तुम चाहो तो डायग्राम बना सकते हो कि मान लो यहाँ जायगोट बना और उस जायगोट से जो प्लांट बॉडी डेवलप हुई वो स्पोरोफाइट है, विच इज डिपेंडेंट, कभी कभार पार्शियली डिपेंडेंट होती है, कभी कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है ऑन गैमीटोफाइट। ठीक है, और इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा बताओ, भी मैंने बताया था तुम्हें कि स्पोरोफाइट को मियोसिस करके स्पोर्स बनाने हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है ना बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं, ये रहा फुट, ये रहा सीटा और ये रहा कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी एसएमसी होती है, स्पोर मदर सेल्स, वो एसएमसी मियोसिस करती हैं और उनके मियोसिस से खूब सारे स्पोर्स बनते हैं। अगर 100 एसएमसी है तो 400 स्पोर्स बन जाएंगे। तो प्रेशर पड़ता है, कैप्सूल फट जाता है और स्पोर्स गिर जाते हैं। जहां पर भी स्पोर्स गिरते हैं, अब हर स्पोर से एक नई प्लांट बॉडी बनती है इस तरह की, क्योंकि स्पोर कैसा है, एन, और प्लांट बॉडी भी कैसी बनानी है, एन। तो स्पोर के मल्टीप्लिकेशन से न्यू गैमीटोफाइट बन जाता है, जो कि अगेन एक नया फ्यूनेरिया होता है। यानी यहाँ पर नया फ्यूनेरिया जायगोट से नहीं बना, हायर प्लांट्स में तो नया प्लांट जायगोट से बनता है ना, जायगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किसके अंदर बनता है, सीड के अंदर। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पर तो मेन प्लांट बॉडी ने जब जायगोट बनाया था तो जायगोट ने यहीं पर एक स्टेज बना दी थी स्पोरोफाइट, उसने स्पोर बनाए, वो स्पोर जब गिरे तो उन स्पोर से एक नई प्लांट बॉडी बनी। यानी यहाँ पे स्पोर एक तरह से सीड का काम कर रहा है, सीड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। आया मजा, इंटरेस्टिंग लगा। अब सारे लाइफ साइकिल्स नहीं पढ़ा सकती मैं तुम्हें, वैसे स्पोरो ये भी लंबा चला गया हमारा, हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं हम उन सेशंस में। जो तुमने नहीं देखे, जिसने देख रखे हैं उसे सब समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या कह रही है। ठीक है, ये हटा दूं, चलो। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं इसके क्वेश्चंस पर, तो देखो अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है भाई कि ब्रायोफाइट्स के लिए लिखा है कि ये मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, फुटसीटा कैप्सूल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, विच इज नॉट फ्री लिविंग। क्या बिल्कुल फ्री लिविंग नहीं था, तभी तो गैमीटोफाइट पे डिपेंड था, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब मुझे नहीं लगता इस लाइन को समझने में कोई भी दिक्कत है। ठीक है, इट्स प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, बट ऑब्वियस ब्रायोफाइट्स में ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं है, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर तो है। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिवरवर्ट्स। अब ये जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया ना बच्चों, ये दोनों तो मॉसिस के डायग्राम है। दिस इज फ्यूनेरिया, इसे भी हमेशा ध्यान रखना, यहाँ लिख लेना। दिस इज स्फेगनम जो पीट मॉस है, ठीक है,
और ये जो ऊपर दोनों डायग्राम है ये लिवरवॉर्ट्स के हैं। ब्रायोफाइटा में 2 ग्रुप आते हैं, जैसे एल्गी में 3 आते हैं, ब्रायोफाइटा में 2 आते हैं। एक लिवरवॉर्ट्स का ग्रुप जो थोड़ा कम डेवलप है, एक मॉसेस का ग्रुप जो थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, लिवरवॉर्ट्स में मार्केंशिया इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऊपर। मार्केंशिया कहाँ गया, सॉरी, ब्रायोफाइट्स के लिवरवॉर्ट्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कहाँ गया, लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिखो मार्केंशिया, एक और लिख लो रिक्सिया। ठीक है, तो मार्केंशिया के डायग्राम पर कई बार क्वेश्चन आता है। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग बाय दिस डायग्राम कि ये 2 मार्केंशिया क्यों बना दिए, यहाँ तो एक ही फ्यूनेरिया है, एक ही स्फेग्नम है, क्योंकि फ्यूनेरिया बाइसेक्सुअल है, इसी में मेल फीमेल दोनों है। स्फेग्नम मॉस भी बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों है। देखो ये इसकी एंथीरिडियल ब्रांच है, यानी ये इसकी मेल ब्रांचेज है जिन पर मेल गैमीट्स वगैरह बनेंगे, और ये बीच बीच में आपको दिख रहा है इस तरह के स्ट्रक्चर, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ये इनकी आर्किगोनियल ब्रांच है, यानी ये इनके फीमेल पार्ट्स हैं जिसमें ये फीमेल गैमीट्स वगैरह बनाएंगे। तो ये तो बाइसेक्सुअल हुआ। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स में जो मार्केंशिया है, यानी जो लिवरवॉर्ट्स हैं, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर मार्केंशिया की बात करें बच्चों, तो क्यों यहाँ पर आपको 2 मार्केंशिया दिखाए हैं, क्योंकि मार्केंशिया में फीमेल थैलस अलग होता है और एंथर यानी मेल थैलस अलग होता है। पहले फीमेल का डायग्राम है, बाद में मेल का है, क्योंकि आर्की वर्ड हमेशा फीमेल और एंथेरो वर्ड हमेशा मेल के रेफरेंस में आता है। ठीक है क्या, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। मार्केंशिया कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल, एक बॉडी में कोई एक ही सेक्स ऑर्गन है, और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हम डायोशियस कहते हैं। क्या, डायोशियस यानी 2 फॉर्म्स, इनकी 2 फॉर्म्स हैं, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, और ये जो इसको पहचानने के लिए आ जाए तो ध्यान से देख लो, जिसपे एकदम बहुत प्रॉपरली तरीके से सजा धजा सा फ्लावर जैसा तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लावर नहीं है, वो फीमेल है ना, ज्यादा सजने धजने का शौक होता है वो फीमेल, और जो एकदम रफ एंड टफ ऐसा रफली बना हुआ है वो मेल। ठीक है, क्लियर। तो यू हैव टू रिमेंबर, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। अगर तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, टारगेट के साथ पढ़ोगे कि हमें क्वेश्चन सही करने हैं, तो अपने आप इंटरेस्ट आएगा तो चीजें समझ आएंगी और याद भी रहेंगी। ठीक है, समझ गए क्या अच्छी तरह से बात। राइजोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रायोफाइट में, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स बोलते हैं। ओके, तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लिवरवॉर्ट्स के लिए तुमको सही कैरेक्टर्स बताने हैं। पहला क्या है, इन लिवरवॉर्ट्स द एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड एंड द एग विच फ्यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ढंग से पढ़ लेना, ऐसे स्टेटमेंट में कई बार इन दोनों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये एंथेरिडियम यानी मेल, एंथेरोजॉइड्स भी मेल गैमीट। आर्किगोनियम में एग बनेगा, बिल्कुल ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मे बी प्रेजेंट ऑन सेम थैलाई और डिफरेंट थैलाई। अब इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि लिवरवॉर्ट्स में तो हमने मार्केंशिया देखा है, मार्केंशिया में तो डिफरेंट थैलाई पर थे वो, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिक्सिया में सेम थैलस पे भी होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, लिखा भी है एनसीईआरटी में, लिवरवॉर्ट्स में दोनों कंडीशन हो सकती है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जाइगोट, लाइफ साइकिल सेम है, लिवरवॉर्ट्स का हो चाहे मॉसिस का हो, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है मॉसिस में। ठीक है, तो जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। और ये स्पोरोफाइट फुटसीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होगा क्या, बिल्कुल होगा, बट ऑब्वियसली फीमेल थैलस पे बनेगा क्योंकि वहीं तक मेल गैमीट पहुंचे होंगे। मियोसिस occur in some cells of the capsule giving rise to haploid spore। ये some cells सबको याद है, spore mother cells, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। and the spore germinate to form free living sporophyte। क्या ये बात सही है, ये कह रहा है कि जब स्पोर जर्मिनेट करेगा, कई बार हमारा ब्रेन ऐसे सेट हो जाता है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो जल्दीबाजी में ये भी सही है, पर हमने देखा ही नहीं। ये कह रहा है फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट यानी फुटसीटा कैप्सूल, वो तो डिपेंडेंट है ना, वो कहाँ फ्री लिविंग है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है कैसे करने हैं क्वेश्चंस। चलो एक AR टाइप क्वेश्चन देख लो। स्फेग्नम प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। अभी शुरू में कहा था मैंने तुमको कि स्फेग्नम को ध्यान रखो, ये पीट मॉस है, पीट यानी कोयले की एक फॉर्म जिससे फ्यूल की तरह यूज होता है, और एक पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ये समझाया था मैंने कि स्फेग्नम भी इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो जब जहाज मतलब शिप्स के थ्रू चीजों को, फूड वगैरह को भेजा जाता है, तो उनकी पैकिंग स्फेग्नम से कर दी जाती है जिससे वो पानी से, मॉइस्चर से खराब ना हो। ठीक है,
ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि स्फेग्नम हैज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। लीविंग यहाँ पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो खुद ही पता चल जाता है, अगर हम असर्शन को समझाने के लिए जो बात कह रहे थे वही रीजन में दी है तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वरना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गैमा? अच्छा हाँ, ब्रायोफाइट्स में एक और कीवर्ड जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है बच्चों गैमा। ये आपको दिख रहे हैं गैमा कप्स। ये गैमा मॉसेस में नहीं होता, सिर्फ लिवरवॉर्ट्स में होता है। लिवरवॉर्ट्स में क्या होता है, इनको या तो ये क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, जहां पे भी पार्ट गिरेगा उसी से नया लिवरवॉर्ट बन जाएगा। या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, इनके इस थैलॉइड पे छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं। दीज आर गैमा कप, चाहे मेल हो फीमेल हो, एसेक्सुअल में तो मैटर ही नहीं करता। और इन गैमा कप्स के अंदर छोटे छोटे, मैंने बहुत अच्छे फोटोज दिखाए हैं उसमें लेक्चर्स में, उनके अंदर छोटे छोटे ना ग्रीन कलर की बर्ड्स बन जाती हैं। मल्टी सेल्यूलर होती हैं, ग्रीन होती हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं। वो जहां पर भी उड़कर पहुंचती हैं, गिरती हैं, वहीं पर उनसे नया मार्केंशिया बन जाता है। तो उन बर्ड्स को तो कहते हैं गैमा, और वो बर्ड्स जिन कप्स में, जिन डिप्रेशंस में बन रही हैं वो हैं गैमा कप्स। तो तुमसे पूछा है गैमा के लिए ट्रू बताओ क्या क्या सही है। They are specialized structure by which asexual reproduction takes place in liverwort। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हो सकता है लास्ट में मॉसेस लिख देते, तो आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की आदत डालनी है आपको। ठीक है, दे आर ग्रीन, यस, एंड मल्टी सेल्यूलर, यस। ग्रीन है और बर्ड है तो ये मत समझना कि सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेल्यूलर होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दे डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स। बिल्कुल ठीक है, अभी देखा हमने। दे डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, वही इनका पर्पस है। सो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट अबाउट प्रोटोनीमा? यस, अब ये कहां से आ गया प्रोटोनीमा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि मॉसेस का और लिवरवॉर्ट्स का लाइफ साइकिल लगभग सेम है, सिर्फ मॉसेस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। वो कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या? अभी मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही थी ना, तो उस डायग्राम में तुम एक बात समझना कि जब यहाँ पर स्पोर बन के नीचे गिरे ना, ये स्पोर है, तो अगर लिवरवॉर्ट का स्पोर होता तो सीधा नया मार्केंशिया बन जाता। लेकिन अगर मॉसेस की बात हो रही है तो मॉसेस में जब स्पोर गिरता है ना, तो स्पोर से सीधा ये लीफी स्टेज नहीं बनती, बल्कि स्पोर क्या करता है, पहले स्पोर से एक क्रीपिंग यानी सांप की तरह चलने वाला, जमीन पे रेंगता हुआ ग्रीन कलर्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है। क्रीपिंग है, ग्रीन है, फिलामेंटस है, बट ऑब्वियस मल्टी सेल्यूलर तो है ही, और इसमें कई बार ब्रांचिंग भी हो जाती है, तो ये ब्रांच्ड भी है। इस तरह का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस, थ्रेड के लिए बायो में क्या वर्ड आता है, नीमा, उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटो यानी प्रिमिटिव, नीमा यानी थ्रेड। यानी मॉसेस में स्पोर से जो प्रिमिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसी को आप क्या कहते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं। अगर नाम में छुपा मीनिंग समझ लिया तो हमेशा ध्यान रहेगा, प्रोटो यानी प्रिमिटिव, नीमा यानी थ्रेड। प्रिमिटिव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोनीमा, जो सिर्फ मॉसेस में दिखेगा। कब दिखेगा? स्पोर से निकलता हुआ। और ये एन होगा या 2n, क्योंकि स्पोर एन है तो ये भी एन होगा, बट ऑब्वियस। तो ये गैमेटोफाइट को इंडिकेट करेगा या स्पोरोफाइट को? गैमेटोफाइट को। तो ये मॉसेस में गैमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? प्रोटोनीमा। और फिर इसी प्रोटोनीमा से बाद में बच्चों, लेटर ऑन, इस प्रोटोनीमा से क्या होता है, लीफी स्टेज डेवलप हो जाती है और प्रोटोनीमा डिसअपियर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो मॉसेस के लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट बन रहा है स्पोर से, वो दो स्टेज में बनता है। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा और सेकेंड स्टेज बनती है लीफी स्टेज। ठीक है, तो यहां पर तुमसे क्या पूछा है देखना, प्रोटोनीमा के लिए तुमको सही बातें बतानी है। जैसे ही प्रोटोनीमा आए तुरंत याद आना चाहिए ये एन है। अगर एन है तो गैमेटोफाइट है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, किसकी फर्स्ट स्टेज है? मॉसेस की। बिल्कुल ठीक। इट कंसिस्ट स्लेंडर, पतला दुबला, ग्रीन, creeping and branching system of filaments। बिल्कुल ठीक। It develop directly from a spore। बिल्कुल ठीक। So all of the above। ठीक है, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से लाइफ साइकिल्स को पढ़ा है, समझा है, उनसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, देन इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल्स मैच करने हैं। अच्छा, तुम्हारी बुक में ना एंथोसिरोस नाम कहीं नहीं दे रखा, पहले, बहुत पहले पूछ ली, नीट में बहुत कॉमनली ये नाम पूछा जाता था।
अब तो चांसेस नहीं है, फिर भी अगर चाहते हो तो जस्ट अपनी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिख देना एंड में, ब्रायोफाइट्स के एंड में, एंथोसिरोस। एक्चुअली ब्रायोफाइट्स में एक तीसरा ग्रुप और होता है जिनको हॉर्नवॉर्ट्स बोलते हैं, इनके बारे में कोई डिटेल हमें नहीं पढ़नी, ये एंथोसिरोस इसी हॉर्नवॉर्ट्स में आते हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज जो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें हैं वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, तो प्लीज आप उन्हें इग्नोर कर देना। ऐसे कई बार क्वेश्चन में आ भी जाती है ना, मैंने ये सारे एग्जांपल्स देखे तो एंथोसिरोस भी साथ में आ गया, ओके बट क्योंकि इतनी बार आया तो तुम जब पीवाईक्यूज करोगे पुराने तो उसमें तुम्हें दिख सकता है, इसलिए कह रही हूँ चाहो तो एनसीईआरटी में लिख लेना, ठीक है। मान लो हमें आता ही नहीं है, छोड़ दो इसे, हम तो यहाँ से बढ़ते हैं। एडियंटम, एडियंटम अभी टेरिडोफाइट्स में आगे पढ़ेंगे, हम इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं। तो बी का 1 पता है हमको, तो भाई बी का 1 लो एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो वैसे ही मिल गया करेक्ट आंसर। मान लो नहीं पता होता तो सार्गैसम तो पता है ना, या भूल गए? सार्गैसम क्या है? स्फेग्नम से मिक्स मत कर देना अब तुम, अभी हमने स्फेग्नम देखी थी वो मॉस थी, सार्गैसम पढ़ा था हमने एल्गी में, ब्राउन एल्गी, पल्स है ना, पोरफायरा लैमिनेरिया सार्गैसम, एडिबल एल्गी, तो सार्गैसम एल्गा है, ब्राउन एल्गा, जिसमें हमेशा जब भी एल्गी के एग्जाम्पल आए तो को दिमाग में रिवाइज करो वो ग्रीन है, ब्राउन है या रेड है, ठीक है। तो सी का मान लो हमें पता है 2, तो सी का 2 भी देखो अच्छी बात है एक ही ऑप्शन में है, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रखा, ठीक है। फ्यूनेरिया तो सबको ही पता है मॉस है, और रिक्सिया हमने अभी मैंने ऐड करवाया, तो मैं मार्केंशिया के साथ एग्जाम्पल ऐड कर लो, रिवर बॉक्स, ठीक है। सो ये आपके हुए बच्चों ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस ओवर, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस किए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी वरना फिर तुम थक जाते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, है ना। आज के लिए इतना रिवीजन बहुत है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म जो भी इसके रिमेनिंग है उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छे से इन सेशंस को अटेंड करो, सीखो साथ साथ में कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाता है, और इसके बाद इस सेशन को अटेंड करने के बाद मैं कहूंगी जो भी सोर्स तुम्हारे पास है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उससे इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो एनसीईआरटी सामने रखकर, तो तुम देखना कितनी अच्छी पकड़ तुम्हारी एनसीईआरटी पे बन जाएगी और तुम्हें क्वेश्चंस करने का कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करना, अगर वो भी देखेंगे तो वो भी सीख पाएंगे कि किस तरह से बायो में हम 360 आउट ऑफ 360 अचीव कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स, पेशेंस, अच्छे से पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, उनसे सीखो, देन ओनली इट इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्लांट किंगडम के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, ओके, गुड बाय।